नहीं आ रहा है, आगे बढ़े, टाइम वेस्ट ना करें, यही सफलता की गारंटी है। अभी कांस्टेबल का पेपर देके आए, कई सारे बच्चों ने मुझे कॉल मैसेज किए, सर हमने गणित के रीजनिंग के प्रश्नों में 10-10 मिनट बर्बाद किए। मैंने कहा एक प्रश्न के ऊपर इतना क्यों रुके, अगर नहीं आ रहे तुरंत आगे बढ़ जाओ। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का हम पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है। यूएसबी जो ड्राइव लगाई जाती है बाहर, जो डाटा स्टोर करने के लिए, आपकी फाइलें वाइलें लगाने के लिए, तो यूएसबी है। ठीक है, कौन सा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? ये स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई केबी है। सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आएगा, केबी स्टोरेज डिवाइस। लिखो, कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, ये हम यहां पर इनका उदाहरण मेमोरी यूनिट्स है आपकी, उसका बता देते हैं, अभी आएगा। ये सीधा सा है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद करें। ये देखो, देखो, अब इस लाइन को भी थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे देखिएगा, एक एक बिट है वो बाइनरी डिजिट, फिर 8 बिट से एक बाइट, और फिर 1024 बाइट मिलते हैं तब 1 किलो बाइट बनता है। बाइनरी डिजिट है ना, वो सबसे छोटी आपको बताई गई है, और 8 बिट से बाइट, और फिर बाइट से केबी, केबी से एमबी, एमबी से जीबी, जीबी से आपका टीबी, टीबी से आपका पीबी पेटाबाइट। ये मेमोरी यूनिट्स है। 1000 पीबी से एक्साबाइट, एक्साबाइट से जेटाबाइट, जेटा से योटा, योटा से ब्रोंटो, ब्रोंटो से, ये इस तरह से अपने को खाली यहां तक याद करना, थोड़ा सा यहां तक याद कर लो, बहुत है। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा। मेमोरी यूनिट का एक प्रश्न आएगा, और एक मैंने पीछे फोटो डाली है इनपुट आउटपुट वाली, और तुम जब पेपर देके आओगे तब दोनों प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, मिलने पड़ेंगे। आगे आ जाइए। कंप्यूटर के अंदर भंडारित आंकड़े प्राय किस रूप में जो है भंडारित किए जाते हैं? बिट्स, दशमलव या अक्षर, किस रूप में भंडारित किए जाते हैं? ये बिट्स के रूप में। तो आंकड़ों का भंडारण ये आपको यहां पर याद रखना है, कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज है, बस नॉलेज दिमाग एक जगह, और कम से कम रिवीजन किया हुआ होना चाहिए लास्ट कुछ दिनों के अंदर। 2-4 दिन ही करो, भले 1 दिन ही करो, करो, लाइफ में खूब पढ़ा है। बिट निम्न में से किसका सबसे छोटा रूप है? ये एक बाइनरी डिजिट की बात करें तो उसका सबसे छोटा रूप है बाइनरी डिजिट बिट। वहां से शुरुआत हुई, हमने देखा आगे, और उसके बाद निब्बल आता है, निब्बल के बाद में तो आपका आगे बढ़ता है क्रम। कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है, कंप्यूटर का प्रोग्राम है, वो आपका सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। कंप्यूटर का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर घटक होता है। अगला, प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों का जो सेट होता है ना, वो आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोग्राम और इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों का जो सेट है वही सॉफ्टवेयर है। जो आप कंप्यूटर में कोई काम करना चाहते हो तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दिए गए में से आपका कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, लिनक्स, जावा, बताओ। आपका जावा एक लैंग्वेज होती है, C++ और जावा वगैरह। तो विंडो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज वगैरह। अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में है, और यहां जावा नहीं है। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। और आगे देखिएगा, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं एक सीधा सा बता देता हूं, मेरा जीव मानता नहीं है, ये प्रश्न आएगा पेपर में। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं बताऊं उसका स्क्रीनशॉट ले लो बस। ये है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको विंडो याद रखना है, विंडो, वर्ड मत करना, विंडो। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है ये है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारे नाम याद कर लेना। ठीक है, अब इसमें से जो लिनक्स वाला है ना, ये पटवारी के पेपर में भी पूछा था। ये है लिनक्स, लिनक्स।
ये पटवारी में पूछा था। तो ये आपका क्या है, ये हम बता रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस। और ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर में आप विंडो के बिना कोई काम नहीं कर सकते, कई सारे काम विंडो की जरूरत पड़ेगी, क्रोम इंटरनेट चलाने के लिए जरूरत पड़ेगी, ये सब ओएस के अंदर आते हैं। एंड्रॉइड है, आईओएस है, यूनिक्स है, मैकओएस है, विंडोज इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट लिनक्स है, क्रोम है। अब इसके उदाहरणों में से सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आ गया। मेमोरी यूनिट वाला स्क्रीनशॉट ले लिया? अरे नहीं लियो तो लियो भाई, 3 क्वेश्चन सीधा फिक्स करूं और तुम एग्जाम हॉल में उछल के नीचे ना गिरा, गुरुजी आनंद आ गया, तो मेरा नाम बदल देना। लो स्क्रीनशॉट लो, एक प्रश्न पक्का लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। दूसरा ये लीजिए, मेमोरी यूनिट्स। अभी तो एग्जाम हॉल में भेजने से पहले 2-3 बार हटा के भेजूंगा, चिंता ही मत करो। एक ये लीजिए, और एक हम बात करें कंप्यूटर हार्डवेयर का, जो भी है कंप्यूटर हार्डवेयर में सारी चीजें आ जाती हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में, हार्डवेयर तो आपके सिलेबस में पहला ही पॉइंट वही दिया हुआ है, तो कई सारे बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं है और ज्यादातर कहेंगे गुरुजी ये तो बहुत छोटा लेवल है। हाँ छोटा लेवल तो है, लेकिन 55,000 की नौकरी है लाला, इसलिए मैं रिस्क ले रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं। तो सीपीयू एंड जो आपके बाहर कीबोर्ड एंड माउस एंड प्रिंटर एंड वीडियो कैमरा, बाहर जितने भी चीज देखे वह सब हार्डवेयर है। इसका भी लो स्क्रीनशॉट, 5 में से 5 सही करने। एक इंटरनेट वाला ना आएगा, मैंने देखा पटवारी के अंदर कुछ पूछा ही नहीं कंप्यूटर, जबकि हमने इतना अच्छा पढ़ाया, डीप पढ़ाया। पर कोई बात नहीं, जो मेहनती बच्चे हैं उनका कभी सिलेक्शन रुकता नहीं है, मेहनत हमेशा करनी चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्यूशन के अंदर देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दिए गए में हमने बात की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा आपका नहीं है? ऑफिस है वो नहीं है, बाकी हम बात करें विंडो है, जिसमें भी हम बात करें तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सीधा सा प्रश्न ऐसा ही आएगा, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दे देंगे, वो ऑफिस नहीं है बल्कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो है, विंडो है और ये नहीं है, विंडो है ये नहीं है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका एक अलग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक अलग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विंडो है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, विंडो नहीं है। विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कई बार। तो भाई नौकरी लेनी है तो स्क्रीनशॉट लो, तुम लोग खुश हो ना, बस और क्या चाहिए। आ जाओ आ जाओ। बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करते हो भाई, तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो। गलत तो नहीं करोगे ना इस प्रश्न को? हाँ, गलत मत करना बस, और कुछ नहीं। और गलत कर देना, मैं फिर पेपर देने के बाद कूटूंगा पकड़ के, गलत कैसे किया, इतना सिंपल क्वेश्चन। तो इसलिए रुक रहा हूं कि ये प्रश्न आएगा। आगे बढ़े, वेरी गुड, शाबाश, गलत नहीं करना है। ये आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, हर पारी में उछल उछल के यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब तुम आश्चर्य करोगे, सर आपकी तो बोर्ड के साथ सेटिंग है, ये है वो है। बेटा मुझे पढ़ाते हुए 10 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, रात दिन 18-18 घंटे में यही करता हूँ। पेपर बनाने वालों से पहले ही बता देता हूँ ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मेहनत इतनी कराते हैं जम करके पूरे 6 महीने, पता है कौन सा पेपर आएगा, भले RS का हो ना, भले फर्स्ट ग्रेड हो, भले थानेदार हो, भले ये 4th ग्रेड हो, मेरे लिए तो सारे प्रश्नों में 90% है।
बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट फुल फॉर्म एक आएगी, चाहे यूएसबी पूछे, चाहे ये पूछे या इंटरनेट की पूछे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, दिए गए में से आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। एमएस एक्सेल है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अभी आपने देखा था कि यहाँ पर जो ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, इनका स्क्रीनशॉट भी साथ में रखना, डॉस भी है और एक्सेल नहीं है, एक्सेल अलग है। कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है, आप असेंबलर, मुद्रक, चुंबकीय टैप, वीडियो टर्मिनल, हार्डवेयर आपका कौन सा नहीं है। 639 के अंदर आपका असेंबलर है वो आपका इसके अंदर नहीं आता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम का क्या अर्थ है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर सीआरएम का मतलब क्या है, ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, इसका फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम। सीआरएम याद रखिएगा। जिप फाइल होती है ना, उसका फुल फॉर्म पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिप का पूरा नाम क्या है, जिप का फुल फॉर्म क्या है। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जिप फाइल जो होती है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जिप। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। स्प्रेडशीट का प्रयोग सांख्यिकी के अंदर किया जाता है, एक्सेल का प्रयोग स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में आपके सारणी वगैरह बनाने में, डाटा के लिए किया जाता है। एपीआई पूरा नाम है, एपीआई पूरा नाम है एप्लीकेशन, एपीआई का पूरा नाम है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है। यूटिलिटी प्रोग्राम की बात करें तो आपके जो चारों ही हैं, आपके ये वाले सारे के सारे यूटिलिटी प्रोग्राम में नेटवर्क मैनेजर, एंटीवायरस और फाइल कंप्रेशन, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला देखो, भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त को 1995 के अंदर, इंटरनेट की शुरुआत भारत के अंदर होती है 15 अगस्त 1995 को। किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए प्रकाश का इस्तेमाल होता है, ऑप्टिकल वाले में प्रकाश करना हमेशा, ठीक है, प्रकाश करना। कौन सी केबल है वो डाटा को लाइट बीम के रूप में प्रेषित करती है। डाटा को लाइट बीम में फाइबर ऑप्टिक्स है वो आपके करती है, फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स। अगला देखिएगा, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है वो सिम का फुल फॉर्म है। सिम जो आपकी यूज होती है फोन में, उसका फुल फॉर्म पूछा है, तो कई बार पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। कौन सा बेतार प्रौद्योगिकी यानी जीएसएम कुल में नहीं है, बेतार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नहीं आता, मतलब वायरलेस के अंतर्गत नहीं है। एज एलटी डीएसएल, एज और एलटी दोनों, तो ये आपके बताइएगा, इसमें है आपका डीएसएल, डीएसएल नहीं आता है, बाकी एज एलटी ये तो आपके फोन में ऊपर लिखा हुआ आता है जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो। ये बेतार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत है, अपनी कॉमन बातें हैं जो हम डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एक बार शेयर करो तो सभी अपने ग्रुप वाले पड़ोसी को सबको जगाओ। एक जना भी दूसरे को शेयर करे तो अभी जो है वो लाइव है वो आपका सुबह वाला डबल होना चाहिए, ठीक है। कितना 13,000 हर एक बंदा। आलसी बहुत हो तुम लोग, गुरु जी कहता रहे मैं तो कोई नहीं शेयर करा, चुपचाप देख जाऊं पर, तो बेटा आशीर्वाद लेना कोई नहीं करो शेयर, मेरे प्यारे दोस्तों तुम लोग। कौन सी निम्न पावर और लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है। निम्न पावर की लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक कौन सी हो जाती है इनमें से। इथरनेट जो है वो आपके लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक हो जाती है। इथरनेट, इथरनेट लोकल वायर संचार तकनीक हो जाती है। अब कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का घटक नहीं। नेटवर्क के अंदर स्विच है, राउटर है, एनआईसी होती है, लेकिन यूएसबी ड्राइव है वो आपका डाटा सेव करने के लिए इस्तेमाल में की जाती है, ठीक है। आपका कोई फाइल वगैरह जैसे मैं ये पढ़ा करके यूएसबी में सेव कर लूंगा, ये इसमें इस्तेमाल नहीं होती है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। इंटरनेट काम करता है, इंटरनेट किसके ऊपर काम करता है। इंटरनेट आपका पैकेट स्विचिंग पर, है ना, पैकेट स्विचिंग पर काम करता है, पैकेट स्विचिंग पर इंटरनेट कार्य करता है। फिर देखो कौन सा नेटवर्क देश भर में फैला होता है, पूरे देश भर के लिए नहीं, बड़े लेवल पे अगर हम बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट जिसे हम कहते हैं, बड़े लेवल पे वेन होता है। लोकल एरिया नेटवर्क लेन होता है।
मेट्रोपॉलिटन बड़े शहरों के लिए मेन होता है, फिर पूरे विश्व के लिए पूरे पृथ्वी पर वेन होता है। अब हम बात करें यहां पर कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता, किसे नेटवर्क के ऊपर साझा नहीं किया जा सकता। आपके डिस्क है, प्रिंटर है, प्रोसेसर है, सीडी रोम है, किसको नेटवर्क के ऊपर साझा नहीं, प्रोसेसर जो है इसको आप नेटवर्क के ऊपर साझा नहीं कर सकते, मतलब भेज नहीं सकते। बाकी मतलब नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता 654, प्रिंटर, डिस्क, सीडी रोम, लेकिन प्रोसेसर को नहीं कर सकते। ये तीनों में से भिन्न है, अलग है। कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? नेटवर्क की सुरक्षा से संबंधित जो शब्द है वो है आपका फायरवॉल। नेटवर्क सुरक्षा का फायरवॉल है। अगला देखिएगा, कौन सा वेन हार्डवेयर के लिए जरूरी है? निम्न में से कौन सा वेन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? तो ये हो जाता है आपका राउटर। राउटर इंटरनेट से संबंधित शब्दावली है, ठीक है। अगला देखो भाई, राउटर क्या है? राउटर यहां पर दिए गए में से बात करें, नेटवर्कों के बीच में ये कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। नेटवर्कों के बीच में सूचना का जो वितरण करना, नेटवर्कों के बीच में सूचना वितरण करना राउटर है, ठीक है। अगला देखिएगा, आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या नाम है इसका? 658 का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म वाला एक प्रश्न संभावित है। डेटा संचार को कंट्रोल करने के नियमों का जो समूह होता है उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। डेटा संचार वाले को प्रोटोकॉल कहा जाता है। फिर निम्न में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज होता है? लोकल लेवल का जो नेटवर्क है वो सबसे फास्ट होता है। आपका लोकल एरिया नेटवर्क है वो सबसे तेज होता है। लेन सबसे तेज है। कौन सा नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है? टेलीफोन लाइन का प्रयोग है वो किस में किया जाता है? टेलीफोन लाइनों का प्रयोग है वो आपका किसके अंदर होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, वेन के अंदर टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है और सबसे तेज लेन होता है। वेन में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। आजो आजो आगे करो, आगे करो। अगला प्रश्न, इंटरनेट का एक उदाहरण निम्न में से किसको कहा जाता है? देखो, इंटरनेट मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। वो जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो आपका इंटरनेट के अंतर्गत आएगा। याद रखिए, विश्व स्तर पर जो है, अरे तुम मेरी चिंता ना करो, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन और सारा आसमान बाकी है। इसी तरह मैं चलता रहा, दुआ करो मेरी हिम्मत सलामत रहे। और ये एक चिराग लाख आंधियों पर भारी है। अगले साल जलवा देखना तुम। इस साल भी जलवा दिखा दिया, ऑक्यूपाई कर लूंगा पूरा ही। ध्यान रखना, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, भटकने नहीं दूंगा, टेंशन मत लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ। जब तक है जोश तब तक सब तुम्हारे लिए कुर्बान। आ जाओ। वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है या आपका रिमोट? ये है पर्सनल का। ब्लूटूथ आप कनेक्ट करते हो दो पर्सन टू पर्सन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। टेलनेट एक सर्विस है जो चलती है आपके रिमोट प्रोग्राम। टेलनेट एक सर्विस है जो आपके चलाती है, रिमोट प्रोग्राम चलाती है। टेलनेट सर्विस से रिमोट प्रोग्राम यानी कि आपके दूरस्थ प्रोग्राम, दूर स्तर के, दूर दूर तक के रिमोट प्रोग्राम। रिमोट का मतलब भी दूर होता है, आपके हाथ में रिमोट होता है, आप एसी का बटन ऑन कर दे तो रिमोट सेंसिंग, रिमोट एजुकेशन, रिमोट मतलब दूर बैठे, रिमोट एजुकेशन, रिमोट हेल्थ, एवरीथिंग रिमोट का मतलब दूर, रिमोट। कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को किस नाम से जाना जाता है? फिजिकल लेआउट को नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं लेआउट को, नेटवर्क टोपोलॉजी। उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने वाला जो है वो है आपका मोडेम है। टेलीफोन लाइन से जोड़ने वाला मोडेम है। हाँ जी, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उससे भी 5 में से मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आएगा। नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता है वो क्या कहलाता है? नेटवर्क का जो पता है वो आपका आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस कंप्यूटर में जो आपका नेटवर्क का पता है ना, एड्रेस जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है।
नेटवर्क पर कंप्यूटर का जो पता है वो आईपी एड्रेस कहलाता है। आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस कहलाता भाई, आईपी एड्रेस। फटाफट चल रहे हैं अब, बस कंप्यूटर के बाद में साइंस आने वाली है। तैयार हो जाओ, पड़ोसियों को जगा दो, खाना वाना खा लो, और खाना खाते खाते भी देख लिया करो। हाँ जी। कंप्यूटर का जो पता है वो आपका आईपी एड्रेस कहलाता है। कंप्यूटर का पता है वो आईपी एड्रेस कहलाता है। आ जाओ, आगे आ जाओ। किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग है? ऑडियो फाइल। ऑडियो है MP3 होती है, MP4 है, वीडियो होता है, MP3 होती है। HTML स्टैंड फॉर, HTML का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है आपका HTML। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन इसका राइट है, ए ऑप्शन इसका राइट है, बार बार आता है। यार तुम पूरे में से पूरे सही करके आओगे, मुझे पूरा भरोसा है, तुम फोड़ दोगे पेपर को बस। पर बहुत ज्यादा के चक्कर में नहीं करना। अगर आपने पेपर बहुत सरल आया है तो 110 15 भी कर सकते हो। थोड़ा कठिन आ रहा है 10 15 ज्यादा कठिन है तो 100 105 भी कर सकते हो। आराम से सिलेक्शन लेना है अपने को, ठीक है। ओबीसी जनरल की बात कर रहा हूँ, SC ST MBC EWS वो बच्चे थोड़े से और 95 100 तक भी रुक सकते हैं अटेम्प्ट करके, 20 25 छोड़ भी सकते हो। स्पेशली गर्ल्स है, विडो है, डिवोर्स है, ये बहनें और कम करें, 90 तक भी कर लो, 70 सही हो जाए, कट पीट के चल जाएगा। मेरा कंटेंट पढ़ लेना, नौकरी ले लेना, सीधी नौकरी देता हूँ भाई। ये PDF बस हिम्मत होनी चाहिए पढ़ने की, रिवाइज करो बार बार, कम से कम 5 बार पढ़ लो अभी भी पेपर से पहले। कौन सी एक मार्कअप भाषा है? मार्कअप भाषा HTML, इसका फुल फॉर्म में ही मार्कअप आता है, ठीक है, HTML। विंडो 10 में निर्मित जो ब्राउजर है ना, विंडो 10 में निर्मित जो ब्राउजर है वो माइक्रोसॉफ्ट एज कहलाता है। विंडो 10 में निर्मित ब्राउजर को एज कहते हैं। अभी फिर से वो स्क्रीनशॉट लेके घूमेंगे लोग मार्केट में। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा था मैंने, इसमें क्वेश्चन नंबर 669 मार्कअप लैंग्वेज ही तो कहा था, है ना। थोड़ा ध्यान रखिए, इसमें C ऑप्शन है, मार्कअप लैंग्वेज ही तो कहा था भाई। मार्कअप लैंग्वेज ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, बाई चांस हो गया। अब आलोचना करने वाले कई लोग होंगे जो सर ने गलत पढ़ा दिया, गलत पढ़ा दिया। अरे भाई 40 घंटे तुम भी खड़े रहो, 4 घंटे नींद लेके फिर आओ पढ़ने, हो जाता है, नॉर्मल चीज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप है ना, मार्कअप है, मार्कअप लैंग्वेज HTML। अब अगला ब्राउजिंग कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया विंडो 10 में। अब ग्राफिकल यूजर फेस जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है उसके ऊपर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सहायता देता है? सहायता कौन देता है? तो ये आपके सारे विकल्प है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कीबोर्ड, टच पैड, माउस, ये सारे के सारे, ठीक है। याद दिला दिया करो तुम, बाई चांस मेरा टिक कहीं अगर हो जाए, 1000 में से 2-4 क्वेश्चन में इधर उधर टिक हो जाता है, याद दिला दिया करो कमेंट बॉक्स में। इसलिए तो मैं कमेंट देखता हूँ। एक बंदा जो 40 घंटे से लगातार खड़ा है, सिर्फ 4 घंटे की नींद लेके आया है,
तो तुम लोग मेरे क्या हो, सारथी हो। आजो ग्राफिकल इंटरफेस पर आधारित ये सारे के सारे इसमें आगे। एक ऑब्जेक्ट को, या फिर मैं बहुत धीमे चलूं, नहीं तो फिर थोड़ा ध्यान रखें। एक ऑब्जेक्ट को माउस से क्लिक करने पर उसे स्थानांतरित करने को कहा जाता है। देखो, माउस से आप ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं और उसे स्थानांतरित करते हैं, उसे क्या कहोगे? इसे ड्रैगिंग कहोगे। इसे क्या कहोगे? ड्रैगिंग, ड्रैगिंग कहोगे। फिर देखो, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, फाइल हैं, फोल्डर हैं, वो सारी क्या कहलाते हैं? आइकन्स होते हैं। क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं। सभी डिलीटेड फाइलें कहां चली जाती है? कि कचरा में चली जाए, डस्टबिन, रिसाइकल बिन, ऐसे समझो। निम्न में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाती है? जो प्रोग्राम का आइकन जो डिस्प्ले करता है, जो चल रहा है प्रोग्राम, वो ऊपर आ जाता है, वो आपका टास्क बार है। कौन सा है? टास्क बार है। किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? हेल्प मेन्यू आपके स्टार्ट बटन पर सबसे नीचे स्टार्ट बटन पर लेफ्ट हैंड साइड की ओर, लेफ्ट हैंड साइड की ओर कॉर्नर के अंदर स्टार्ट बटन पर होता है, इधर। किसी भी विंडो में मैक्सिमम जो मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन है वो आपके कहां दिखते हैं? सबसे टॉप पे दिखते हैं। और उस टॉप पे दिखने को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं टाइटल बार। टाइटल वाली जो पट्टी है सबसे ऊपर वाली, उसे कहा जाता है। किसमें बटन और मेन्यू होते हैं जिनसे सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों का एक्सेस तेजी से होता है? बटन और मेन्यू किसमें होते हैं जिसमें कमांड का एक्सेस है वो तेजी से होता है? वो टूल बार के अंदर होता है। टूल बार। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन एक जगह किस पर स्थित होते हैं? ओपन है, प्रिंट है, सेव है, ये किस पर स्थित होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार पे। इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कोई बाई चांस भूला भटका आगे जागे, वरना नहीं आएगा। ठीक है, मैंने जो बताए थे मैन वो रट लीजिए, बस बहुत है। एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन? एमएस ऑफिस है। एमएस ऑफिस का कौन सा एप्लीकेशन है? एमएस ऑफिस की एप्लीकेशन की बात की जा रही है। एमएस जो एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड आता है, याद रखना। और हमने जो पहले भी मैंने आपको बताया है, सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये क्रोम वगैरह ये तो यहां नहीं आएंगे। इनकी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बात की थी, है ना, ओएस के अंदर बात की। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑफिस ये नहीं आते हैं। ठीक है, वर्ड वगैरह। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम अलग है, प्रोग्रामों का समूह है जिसके बिना काम नहीं हो सकता कोई भी प्रकार का, तो वो ये है। समझ गए ना मेरी बात को? इन दोनों में अंतर है। ये प्रश्न ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं नए बच्चों के अंदर। आगे आ जाओ, फोकस करो इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लो इसका, बहुत प्यारा प्रश्न है। आगे आ जाओ। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपका कौन सा है? एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ये एप्लीकेशन में है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में था, ये एप्लीकेशन के अंदर है। अगला, वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण कौन सा नहीं है? वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है वो एक्सेल। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो वर्ड के अंदर नहीं आता, ये अलग है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आता है, ये अलग है। ये वर्ड वाले, ऑफिस वाले अलग हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। तो तीनों अलग है, तीनों अलग है, मतलब तीनों अलग है। बात खत्म। समझ गए ना? यस, इतनी सी बात है। एक्सेल, वर्ड और ओएस। जो आपका एक्सेल, मतलब मैंने देखा है कि प्रश्न जो आ रहे हैं सिंपल सिंपल से आ रहे हैं, बच्चों में अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो वो पूरे मुंह से पूरे सही करके आ जाए। एक्सेल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट और जो एमएस ऑफिस है,
ये अलग अलग सिस्टम है, याद रखिएगा। बटन का उपयोग करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। किस बटन का इस्तेमाल करके आप प्रोग्राम पे जाओगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीधा ही स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, धन्यवाद। अगला देखो, निम्न विकल्पों में से 3 घंटे हैं और 300 प्रश्न और हैं। डाटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त टूल का चयन करें। डाटा के विश्लेषण के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? डाटा विश्लेषण के लिए आप कौन से टूल का इस्तेमाल करोगे? एक्सेल। एक्सेल के अंदर आपके स्टेटिस्टिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शीट वगैरह बनानी हो, सारणी बनानी हो स्कूल वगैरह में, या कोई हिसाब किताब हो, उसके लिए आपका ये होती है एक्सेल। एक्सेल में क्या होता है? डाटा होता है। एक्सेल में क्या होता है? डाटा होता है। दिमाग में बिठा लो रे, सब बिठा लो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है? इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं। ये इसका एक अन्य नाम है, स्प्रेडशीट कहते हैं। रसरी आवत जावत ते, सिल पर पड़त निशान, सब कुछ याद करा के जाऊंगा, ऐसे कैसे याद नहीं करोगे? अगला प्रश्न देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के शूट का हिस्सा है। ये मार्केट में हो वाला तो नहीं मचा ना कि मदन सर लाइव आ गए, इस टाइम हमारे लाइव खा के चले गए, कोई आता ही नहीं हमारे लाइव, तो ऐसा हो वाला तो नहीं है ना कहीं कि 10-10 हज़ार 15-15 खुद ही लेके बैठे हैं? ऐसा कहीं हो वाला हो तो बता देना भाई, कोई नाराज हो रहा हो कोई भाई। क्या है कि ठीक है ना? ना तुम लोग कहीं जाते ही नहीं हो तो फिर कहाँ हो वाला होगा? अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एप्लीकेशन के किस सूट का हिस्सा है? एक्सेल है वो किस सूट का हिस्सा है? एक्सेल की बात करें, ऑफिस का हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है एक्सेल। एक्सेल ऑफिस वो मतलब अलग अलग इस्तेमाल किए, एक तो डाटा के अंदर इस्तेमाल हो गया, एक फाइलें वगैरह ये हो गया फाइल वगैरह के अंदर, जैसे फाइल वगैरह बनानी हो, ये हो गया जैसे डाटा वगैरह बनाने हो, कोई सारणी वगैरह इनके अंदर। बाकी सब के सब किसके अंदर आ जाते हैं? वर्ड जो है आपके इसके अंदर आ जाते हैं, जो है ऑफिस के अंतर्गत। तो अब इसमें कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? नोटपैड या वर्ड पैड? 689 के अंदर जो एक्सेल है वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग का हिस्सा नहीं है एक्सेल। अगला देखो, अगला प्रश्न बताओ नेक्स्ट, कि निम्न में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा गया? जॉन मैकॉर्थी है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक है। कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल क्या है? कंप्यूटर के जो प्रोग्राम में आप क्या शामिल करोगे? कंप्यूटर प्रोग्राम में जितने भी अनुदेश है, आंकड़े हैं, निम्न स्तरीय भाषा है, ये कंप्यूटर के प्रोग्राम है जो सेट किए हुए रहते हैं। हाँ जी। अगला प्रश्न, इतना ही है कहीं? ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूं। 700 प्रश्न हो गए। दूसरी वाली फाइल तुरंत लगा रहा हूं, ये तुम लोगों के लिए है, ठीक है ना? तीसरी फाइल सेव कर रहा हूं। देखो इसको ऐसे सेव करते हैं, ऐसे 3 नंबर लिख करके ऐसे सेव पे दबाते हैं, ऐसे सेव हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद कंप्यूटर के बाद आएगा तूफान, साइंस का, हिंदी का, और फिर आएगा गणित का। और खाने के नाम पे तो क्या है ये? हाँ देखो भाई, गला है ना, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दवाई है रे बाबा, दवाई है बहुत शानदार वाली, चूर्ण हो या ये छोटी छोटी गोली होती है, तो थोड़ा सा सलाइवा बनता रहता है, गला खराब होता नहीं है, तो आपकी अनुमति हो तो खा लूं? ठीक है, दवाई है, ठीक है। लो भाई आ जाओ आ जाओ। गला पूरा छिल चुका है, इस साल इतनी मैराथन्स ले ली 12-12 घंटे की। वीडियो एग्जाम के बाद डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, हकीकत बता रहा हूं। आ जाओ आ जाओ, सेव हो जा भाई जल्दी। 250-300 पेज है, बच्चों को दे दूंगा आज, खुश हो जाएंगे, पढ़ लेंगे, नौकरी लग जाएंगे। आ जाओ आ जाओ। अगली फाइल
स्टार्ट कर रहा हूं मैं। शुरू कर रहे हैं। आगे सारे आगे। अरे वाह भाई, कहां कहां से हो, जरा कमेंट करो तो। अमल खा लो गुरु। अरे बेटा, अमल भी एक औषधि है, लेकिन लिमिटेड मात्रा में। अमल को थोड़ा सा बुजुर्गों तक ही रहने देवें और उसको भी थोड़ा बंद करें। अमल नाश की जड़ है। अगर कोई परिवार उस चक्रव्यूह में फंस जाए, सारी पूंजी चली जाती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। खराब चीज है बेटा नशा। नशा नहीं करना चाहिए। नशा किताबों का करो, पढ़ाई का करो, दोस्त ऐसे रखो जो आपसे मेल खाते हो। अपने रूम में बंद रहा करो। माँ बाप ने सुख दो बस, और कुछ नहीं चाहूँ मैं तुम लोगों से। एक चीज चाहता हूँ, माँ बाप को खुश कर दो बस। जिंदगी बन जाएगी, भले ही आपकी लाइफ में कुछ हो ना हो, जिंदगी बन जाएगी। अरे भले मानुस, तू क्यों जावे काशी पुष्कर, पहले माँ बाप ने तो खुश कर, खुश कर। इधर आ जाओ, तीसरी फाइल होगी ना। आ गया, अच्छा सेव हो चुका है। लो भाई, सेकंड लास्ट फाइल ऑफ दिस क्लास। इसमें साइंस पढ़ेंगे और कंप्यूटर के थोड़े से प्रश्न बाकी हैं। साइंस है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, साइंस स्टार्ट हो रही है। भारत साइंस है, साइंस है राजा। कल का दिन बहुत शानदार है। अभी तो मेरे को रात को जल्दी सो करके सुबह जल्दी उठना है, पीडीएफ वीडीएफ सब भेज के तुमको कल खतरनाक पढ़ाना है भाई। पूरा प्लान पैक है कल का। तो सुनामी आएगी कल, तूफान आएगा। साइंस में आ जाओ। प्रकाश, धातु, अधातु, आनुवंशिकता से संबंधित शब्दावली, आनुवंशिकता से संबंधित मानव शरीर तंत्र और मानव के प्रमुख रोग। यही है ना सिलेबस में? वाह, तुम तो याद भले मत करो, लेकिन तुम लोग मेरे भाई बहन हो, तुम लोगों की नौकरी लगानी मेरी जिम्मेदारी है ना। फिर मैं कर रहा हूं वही बहुत है। आज अब नॉन स्टॉप साइंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ले मां सरस्वती का नाम कि मां सरस्वती अब 3 घंटे और बचे हैं। हिम्मत रखिए, आपकी हिम्मत सलामत रहे और मां सरस्वती का आशीर्वाद सबके साथ में। जुड़ जाओ अपने इस चैनल से, सब्सक्राइब करके आ जाओ, ठीक है। मुझे हिम्मत देती है मां सरस्वती की तस्वीर, मैं हमेशा अपने पास रखता हूं, अपने एकदम आंखों के सामने। मां का आदेश है कि अपने इस चैनल से जुड़ जाओ सभी साथी। बढ़िया क्लास दूंगा कल, खतरनाक वाली। कोई भी बच्चा कल क्लास मिस ना करे। कल का दिन कयामत का दिन है और परसों तुम बन जाओगे सरकारी नौकरी में सिलेक्टेड कैंडिडेट। आ जाओ भाई, हकीकत है। अब देखो, नॉन स्टॉप चलेंगे, साइंस पढ़ेंगे, तब तक फोन को हॉरिजेंटल मोड में कर लीजिए। तस्वीर दिखाता हूं, अच्छा लगता है तुम लोगों को, है ना? ये एक भक्त के अंदर का है ना, पागलपन और भक्ति में थोड़ा सा ही अंतर होता है, बस होना चाहिए भक्ति वाला भाव। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? देखो, इसके वेग और तीव्रता में परिवर्तन आ जाएगा यहां पर, लेकिन जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसमें नहीं आएगा। इनमें परिवर्तन आ जाएगा। प्रकाश जब सघन से विरल में चला गया, है ना, सघन से विरल में चला गया तो स्पीड है और उसकी तीव्रता है और तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, इनमें अंतर आएगा, लेकिन आपका आवृत्ति में नहीं आएगा। अपरिवर्तित रहती है आवृत्ति। प्रकाश के परावर्तन के नियम आपके सिलेबस के अंदर शामिल है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण आपसे पूछा गया है, क्या है, कब होता है? हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। ए ऑप्शन, हीरे से कांच में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है, जो प्रकाश तंतु है, प्रकाश तंतु है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आएगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल मेडिकल के फील्ड में किया जाता है और हर एक इंटरनेट वगैरह सब फील्ड में।
किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका, जो आप रेगिस्तानी क्षेत्र में देखते हो कि पानी है लेकिन पानी जैसा कुछ होता नहीं है, वो जमीन हिलती हुई दिखती है, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, इसके पीछे कारण क्या है? आकाश नीला दिखाई देता है, इसके पीछे कारण है नीले रंग का जो स्कैटरिंग है वो ज्यादा होती है, बिखरता ज्यादा है, इस वजह से आसमान में विबज्योर जो है आपका, विबज्योर 7 जो इंद्रधनुषी रंग है उनकी हम बात करें, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबज्योर, उसमें ये आपका बात करें ज्यादा फैलता है 7 कलर। अगला प्रश्न देखो, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों दिखाई देता है समुद्र? अगले देखो कि समुद्र का रंग है वो नीला दिखाई देता है, क्यों? अधिक गहराई के लक्षण के कारण या आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसके 98 के अंदर ऑप्शन नंबर बी है कि आकाश का परावर्तन, आपका रिफ्लेक्ट जो है, आपको आसमान का नीला रंग उसमें दिखता है और उधर वो नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होने की वजह से समुद्र है वो नीले रंग का दिखाई देगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? साबुन के झाग में आप चमकदार रंग देखोगे अलग अलग डिफरेंट टाइप के, ये हैं बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण है। बाकी साइंस वाली पीडीएफ वापस भेजूंगा, सिंपल सी है, आंखों के आगे से गुजार लेना। राहुल सर ने जो पढ़ाई है, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए बता देना। हालांकि इस क्लास से भी मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिला दूंगा, टेंशन ना लो। किसी को लगता है गुरुजी मैं 2 दिन में तैयारी करने जाऊं, तो आजा बेटा, स्वागत है यहाँ 80 क्वेश्चन में हर पारी में। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करे? सूर्य की रोशनी और रिफ्लेक्ट ज्यादा होती है, इसे पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। ये ताजा बर्फ जो होती है ना, वो ज्यादा एल्बिडो जो प्रकाश, जब ये जो रिफ्लेक्ट होके जाती है ना, उसे एल्बिडो की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। और बर्फ का एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है, देखो ये वापस फेंक देती है ना। 700 क्वेश्चन कंप्लीट है, ताजा बर्फ हो गए। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है, दिए गए में से कौन सा एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। देखो, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। भौतिक परिवर्तन मतलब खत्म हो गया ना, जिंदा है अभी, वापस से शक्तिमान गंगाधर बन जाएगा, गंगाधर से शक्तिमान बन जाएगा, तब तो है मामला भौतिक परिवर्तन का। लेकिन खत्म, टाटा बाय बाय, गया, खत्म है, वो वापस कभी नहीं आएगा उस रूप में। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन हो चुका है, दूध का दही बन जाना, है ना, इस तरह से। और बर्फ का पानी में बदलना, पानी का वापस बदल में चला जाना, है ना, शक्तिमान जैसे रूप बदलता है ना, वैसे, तब तो मामला सेट है, भौतिक है। भौतिक मतलब फिजिकल, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, नया पदार्थ नहीं बना है। और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। आइए बात करते हैं कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें भौतिक पदार्थ को जो है आप वापस से इसमें प्राप्त कर सकते हो, पानी में चीनी घोल करके उसको वापस से प्राप्त कर सकते हो, है ना, और बर्फ जमना वगैरह सब है। लेकिन दूध से दही बन गया, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना आप देखते हो, इसमें भी दोनों प्रकार के भौतिक रासायनिक दोनों आते हैं, ठीक है, दोनों आते हैं। और हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, ये सब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जंग लगना वगैरह, ये सब केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जंग लगना वगैरह लोहे में, तो ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है, ध्यान रखो इस चीज को। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट 702 के अंदर देखो, दिए गए में जल का वाष्प में बदलना, तो वापस से वाष्प में बदल सकते हैं, इसे भौतिक परिवर्तन ही कहेंगे। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? 3 घंटे हैं और 400 क्वेश्चन है, आई थिंक 400 क्वेश्चन और है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सब्जियों को जो है रासायनिक परिवर्तन, जो सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, क्वेश्चन नंबर 703 वाला जो है, सब्जी का पकने पर मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन है। मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, वापस अवस्था में आ जाएगा। नमक का पानी में घुलना, ये सब उदाहरण आप पढ़ लीजिए। और प्रकाश गुजर रहा है तो वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उस अवस्था में।
कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है वो हीरा होता है। हीरा से तो धातु भी काटी जाती है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 705 के अंदर, कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और तन्य भी है? कठोर भी है लेकिन हीरा तन्यता नहीं है। हीरे के अंदर हीरे को आप खींच के तार नहीं बना सकते, लेकिन नाइक्रोम है जो आपका कठोर भी है और तन्य भी है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व ये आपका यूरेनियम है। यूरेनियम है। धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम और जस्ता कौन सी है आपकी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? फ्री स्टेज के अंदर इसमें गोल्ड हो गया। और 24 कैरेट गोल्ड है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, वो एकदम भंगुर होता है, ठीक है। आप हाथ से भी उसको ऐसे मतलब आकार बदल सकते हो, तो इसलिए गहनों के अंदर 24 कैरेट का इस्तेमाल नहीं होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है जिसका इस्तेमाल गहनों के अंदर नहीं किया जाता है ना, वरना गहने टिकेंगे नहीं, टूट के गिर जाएंगे, वो बात है इसमें। आगे देखो, निम्नलिखित द्रव में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। पारे का इसी वजह से तो पारा पिघल जाता है, अब वो उसको तापमापी के अंदर इस्तेमाल करते हैं ना, चालक है इस वजह से। कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में बने? सामान्य तापमान पर जो पारा है वो आपका द्रव अवस्था में बना रहता है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो आपका कौन सा है? बॉक्साइट है। बॉक्साइट, बॉक्साइट। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे ज्यादा है? विद्युत की चालकता कौन से पदार्थ की सबसे ज्यादा है? दिए गए में से आपकी चांदी की विद्युत चालकता सबसे ज्यादा है। अगला देखिएगा, धातु अधातु सिलेबस में है आपके, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे धातुओं के। निम्नलिखित 5 प्रश्न आने हैं साइंस के। निम्नलिखित तत्वों में से कौन है वो सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? सबसे ज्यादा यौगिक निर्माण इनमें से जो आपका दिए गए क्वेश्चन नंबर जो आपका 713 बताइएगा। बताओ क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये आपका बी ऑप्शन, कार्बन है वो आपके यौगिकों का निर्माण ज्यादा करता है। किसमें आपका कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, बालू। बालू के अंदर आपका कार्बन नहीं है, बाकी सभी में आपका कार्बन है। और कोयला तो जीवाश्म के रूप में कार्बन। किसमें कार्बन मिलता है? कार्बन आपका लिग्नाइट, टिन, चांदी और लोहा। तो कोयले के अंदर हम बात कर रहे हैं, कोयले के अंदर कार्बन मिलता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर इसको बांटा जाता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, वो कार्बन की मात्रा के आधार पर इसको बांटा जाता है, तो इसलिए कार्बन की मात्रा है। सॉरी, लेड की जो पेंसिल है, सीसा पेंसिल है, जो लेड पेंसिल है उसमें ग्रेफाइट होता है, ठीक है। 716 के अंदर ग्रेफाइट होता है, शीशा मत करना। निम्न में से कौन केवल कार्बन से बना है? केवल कार्बन से बना है ग्रेफीन। केवल कार्बन से बना है वो है ग्रेफीन। ग्रेफीन होता है कार्बन की मिश्र धातु या कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफीन। कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? ऑक्सो कार्बन है वो कार्बन का अपर रूप नहीं है। बाकी हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन अच्छे प्रश्न है। पेंसिल का लेड है, पेंसिल का लेड है वो आपका ग्रेफाइट है। पेंसिल का लेड क्या है? ग्रेफाइट है। पेंसिल का लेड है वो आपका ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयले के निम्नलिखित प्रकार में से कौन सा एक में शेष प्रकार की अपेक्षा सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन का अंश? देखो कार्बन का सबसे ज्यादा अंश है वो उतना ही घटिया किस्म का। हम बात करें जो कार्बन की मात्रा के बेस पे जो एंथ्रेसाइट, यहां पर इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कोयले का कार्बन की मात्रा है। कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होती है? दिए गए ऑप्शन में ढलवा लोहे में अधिकतम मात्रा होती है। कौन सा क्रिस्टल यानी कि रवा नहीं है? हीरा, क्वार्ट, गंधक, ग्रेफाइट। इसमें गंधक जो है वो आपका रवा नहीं है। रवे मतलब क्रिस्टल जो दाने, वो नहीं है।
लुब्रिकेंट यानी कि चिकनाहट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री वगैरह में, ग्रेफाइट का इस्तेमाल है वो आपके किया जाता है, ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट का इस्तेमाल। और आनुवंशिक विज्ञान का जनक, सीधा सा प्रश्न उठ करके आ जाएगा, आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? ऑस्ट्रिया का एक पादरी था, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, और ये ऑस्ट्रिया का एक पादरी था, ऑस्ट्रिया देश का, ठीक है, चर्च में पादरी था। और सीधा सीधा प्रश्न उठ करके आ जाएगा, और आनुवंशिकता से और कुछ भी नया नहीं पूछेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे भाई बहनों, साइंस में ये एक अच्छा टॉपिक है। मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम है वो किस पर आधारित है? मेंडल का जो आनुवंशिकता का नियम है वो लैंगिक जनन पर आधारित है, अलैंगिक नहीं है, लैंगिक है। लैंगिक मतलब जिसमें लिंग शामिल है, अलग अलग, जैसे पुरुषों में, मनुष्यों में भी हो गया, और बात करें जो पौधों में भी हो गया। पौधों में भी तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब परागण के थ्रू मधुमक्खी बैठी और दूसरी जगह जाकर के तो वो फल खिल गए, समझो इस बात को। जीनोम का चित्रण है, जीनोम मैपिंग है वो आपका जो किससे संबंधित है? जीनोम मैपिंग का संबंध है वो जीन जीन के चित्रण से संबंधित है। जीनोम की मैपिंग यानी जीन चित्रण का संबंध है, उससे मनुष्य जाति का पता लगाया जा रहा है। बड़ी जीनोम परियोजनाएं चल रही है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई, सीधा सा प्रश्न पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीन है वो आपके हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं, माता पिता से पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। तुम कहते पापा जैसे क्यों दिखते हो? जीन ट्रांसफर हुए इसलिए। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। आपके पिताजी के लक्षण अपने अंदर आए, अपने वो किसकी वजह से? क्रोमोसोम की वजह से। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में जो आनुवंशिक लक्षण को कंट्रोल करने के अंदर डीएनए, कहता है ना डीएनए मैच हो रहा है, तो संतति के अंदर होता है डीएनए मैच, संतान के अंदर। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? दिए गए में से लिंग गुणसूत्र छिपकली में नहीं होता है, बाकी तितली, चीता, बंदर, मनुष्य सब में होते हैं। हाँ, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न देखिएगा, साधारण मनुष्य के अंदर गुणसूत्र, सीधा ही प्रश्न उठ करके आ जाएगा आपके 23 इंटू 2 की जोड़ी में होते हैं, 46 होते हैं और गुणसूत्र। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र के जोड़े कितने हैं? 23 के 2 जोड़े गुणसूत्रों के आनुवंशिक। पुरुष जीन का संगठन क्या है? पुरुष है, डाकी आदमी के अंदर जो होता है ना वो XY होता है, ये पुरुष के अंदर है और ये स्त्री के अंदर है, ठीक है। अब हम बात करें मनुष्य के कौन से क्रोमोसोम के मिलने पर बालक का जन्म होता है। अब बालक का जन्म है वो X और पुरुष का X, देखो स्त्री के अंदर तो X ही है और पुरुष के अंदर होगा Y, तो 735 का कौन सा आंसर हो गया? C हो गया। तो लड़का या लड़की होने के लिए स्त्री जिम्मेदार नहीं है, डाकी आदमी जिम्मेदार है, क्योंकि डाकी आदमी के पास में एक तो X भी है और Y भी है। तो कह रहा है कि बालक के जन्म के लिए Y होना जरूरी है, और पुरुष से अगर X चला गया, स्त्री से X आ गया तो क्या हो गई? ये लड़की का जन्म हुआ। और पुरुष से Y चला गया, स्त्री से X चला गया, तो ये बॉय का जन्म हुआ, भाई लड़के का जन्म हुआ। अरे लड़का, हाँ, इसलिए ये होता है लड़का लड़की होना, ये प्रोसेस होती है। फालतू में स्त्रियों को जिम्मेदार ठहराते हो, डाकी आदमी जिम्मेदार है इसके लिए। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? ध्यान रखना भाई, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, आगे आ जाओ। सीधे सो है कि हमारे शरीर का ज्यादातर भार है हड्डियों का है कि शरीर के अंगों का है कि त्वचा मांसपेशियों का? अपने शरीर में भार किसका है? तो अपनी बॉडी में लगभग हम बात करें 70% के लगभग है भाई। पानी रो पुतलो है मानो, है ना, ठीक है। ध्यान रखो शरीर में पानी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कान की होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो आपकी जो है स्टेपीज होती है, जो कि आपके कान के अंदर होती है। फीमर की बात करें, सबसे लंबी हड्डी है, मजबूत हड्डी भी है, और जांघ के अंदर होती है। हाँ, आगे देखो। हड्डी और दांत के निर्माण के लिए निम्न में से किसकी जरूरत पड़ती है? आपकी हड्डी और दांत के निर्माण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बताओ। हड्डी और दांत के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। शरीर निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस, इतनी माचिस की तिल्लियां बन जाए तुम्हारे शरीर से, हाँ, पैकेट के पैकेट बन जाए भाई, तो ये फास्फोरस बहुत जरूरी है। इसके लिए कहते हैं केला खाया करो, फिर जिम किया करो, दौड़ भाग किया करो, है ना, शरीर स्ट्रांग रहेगा। चलो आगे आ जाओ। वो उन तत्वों में उनमें ज्यादा होता है।
मनुष्य की खोपड़े में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के खोपड़े में जो अस्थियां होती है वो 28 अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थि कितनी है? 28। अब 28 के साथ साथ कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अपनी मनुष्य की हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट मानव शरीर तंत्र के सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, तुम देख लेना अपना सिलेबस। रक्त परिसंचरण है, पाचन तंत्र है, सब श्वसन तंत्र है, सबके क्वेश्चन लेकर आया हूं और रोग के भी सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं, याद करा के जाऊंगा। कौन सा मानव हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट है? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े है? जो पसलियां है कि इनके जोड़े 12 है। कितने हैं? 12 इंटू 12 इट मीन्स आपके 24 हो गए। 24 पसलियां है तो 12 इंटू आप 2 कर लीजिए, पसलियों के जोड़े 2 हो गए। इट मीन्स हमारे यहाँ पसलियां कितनी है? 24 है। और खोपड़े में हड्डी कितनी है? 28 है। तो ये तो हो गए खोपड़े के अंदर और ये हो गए आपके फेफड़ों के अंदर। पता होना चाहिए, इतना माड़ा लेके बैठे हो, ठीक है, कितने शक्तिमान हो तुम लोग। आगे बढ़ो कि मानव शरीर के अंदर पाचन का अधिकांश भाग कौन से अंग में संपन्न होता है? पटवारी के पेपर में पूछा है, ध्यान रखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। छोटी आंत में सब कुछ पच जाता है। छोटी आंत नाम है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें अधिकांशतः भोजन पचता है और भोजन की पाचन की शुरुआत आपके मुंह के लार से हो जाती है। आगे बढ़ो, बड़ी आंत में तो फिर कचरा बचता है और कुछ नहीं होता है। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का कौन सा भाग संवेदनशील है? आगे तो मीठो मीठो बोले और लारे बोले खाटो खारो, तो कड़वो बोले मारे लारे कि मेरे पीछे है, वो क्या बोलता है? पीछे मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां करता है, कड़वा बोलता है। जबान का स्वभाव ही ऐसा है। ये जो लाल की है ना, आगे मीठा बोलती है, तो शरीर के जो जीभ के आगे वाला भाग है वो मीठापन का, आप मिठाई लीजिए और आगे वाली जीभ से टच कीजिए, आपको मीठापन महसूस होगा। आप मिठाई का कण लीजिए, पीछे वाले भाग पे लगाइए, आपको महसूस ही नहीं होगा। सोचोगे ये क्या हो गया मेरी जीभ को। अरे आपने बायोलॉजी पढ़ी नहीं क्या? सीधी सीधी बात है। तो पीछे तो होगा कड़वा और आगे वाला जो भाग है आगे वाले भाग पे मीठा है। आगे आगे लोग सब मीठे होते हैं, तो ये भाई जबान का स्वभाव है। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की जो मुख गुहा है इसमें पाचन, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन, हाँ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो मनुष्य की मुख गुहा में आपके कार्ब्स का पाचन स्टार्ट हो जाता है। आगे, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च के पाचन में लार है वो सहयोग करती है। दिमाग में फिट कर लीजिए भैया, बड़ा अच्छा प्रश्न है। स्टार्च के पाचन में कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? स्टार्च आसानी से पच जाता है लार की सहायता से। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला जो एंजाइम है ना, वो है एमाइलेज। एमाइलेज, स्टार्च को जल अपघटन के थ्रू ग्लूकोज बना दिया जाता है, तो एमाइलेज उसमें हेल्प करता है, ध्यान रखिएगा एमाइलेज। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है और प्रोटीन है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। बायो उत्प्रेरक यानी कि ये उन रासायनिक प्रक्रियाओं की गति को बढ़ा देता है एंजाइम। तो लाइपेज जो एंजाइम है ये कहां से निकलता है बताओ? लाइपेज एंजाइम आपके अग्नाशय से निकलता है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? अच्छा प्रश्न है, रीट लेवल 1 में पूछे तो आपके 4th ग्रेड ऑफिसर में क्यों नहीं पूछे? अच्छा प्रश्न है, शानदार वाला प्रश्न है। पाचक एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रीन है वो आपके पाचक एंजाइम नहीं है, अग्नाशय से निकलता है। ये ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह, ये सब आपके आमाशय के अंदर निकलते हैं ना, आमाशय। और आप जो खाते हो ना ठूस ठूस के, पिज्जा बर्गर पता नहीं राम जाने क्या क्या खाते हो, उन सब को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये इतने सारे निकलते हैं आपके आमाशय के अंदर, ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन, है ना, ये पाचक एंजाइम है। तो गैस्ट्रीन है, ये नहीं है इसमें से, गैस्ट्रीन इसमें से नहीं है। आगे देखो, अगला प्रश्न देखो,